दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे नए पॉडकास्ट में। तो दोस्तों आज है हमारे साथ राही भूसट जी जो कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और काफ़ी टाइम से शेयर मार्केट में निफ्टी ऑप्शन में ये ज़्यादा वर्क करते हैं। तो दोस्तों जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया था शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के करना। और तो राही जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? ठीक है। अभी आप बताइए कैसे आपने स्टार्ट किया था, सफ़र आपका कैसा था? आपने सबसे पहले आपने को कब से ट्रेडिंग स्टार्ट किया? ये तो काफ़ी लंबी कहानी है। असल में मेरे फैमिली में बहुत पहले से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। तो इवन मेरे दादाजी तो 1970 से इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा आई थिंक अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ मेरे दादाजी इन्वेस्ट करते थे पहले, बहुत पहले। तो तब ट्रेडिंग तो नहीं होता था, नॉर्मल स्टॉक, क्योंकि एक बारी डिलीवरी आने में लगभग 10-12 दिन 15 दिन लग जाते थे, प्राइसेस का भी पता नहीं होता था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मोस्टली होती थी। तब से करते आ रहे हैं 1970s में, आई थिंक 73-74 से उन्होंने स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना। और हमारी फैमिली वेल्थ काफ़ी सारी उससे ही बनी है जो स्टॉक मार्केट में ग्रोथ हुआ। तो मैं भी जब से मैंने कॉलेज से फिर पास आउट किया, जब मैं जॉब करता था, तो मैंने तब से इन्वेस्टिंग तो चालू कर दिया था, बट ट्रेडिंग मैंने अभी आई थिंक 2-2.5 साल पहले ही स्टार्ट किया है। मेरा बड़ा भाई एक्चुअल में ट्रेडिंग के लिए सीख रहा था, कर रहा था, तब मैंने देखा कि वो कुछ कुछ करते हैं और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि शायद मैं भी इसमें कुछ कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने उसके अंदर स्टार्ट किया। इससे पहले मैं एक कंपनी का फाउंडर था, एक स्टार्टअप का, जो मैंने स्टार्टअप बेच दी थी। मेरे को पास फ्री टाइम होने लगा, मैंने कहा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, और तब से फिर मैं निफ्टी में स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडिंग और चीज़ें करने लगा। इससे पहले किसी स्टार्टअप के फाउंडर थे, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे लोगों को? क्या स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया था और कितने में आपने, कितने वैल्यूएशन में उसको सेल किया? स्टार्टअप एक, जैसे जो भी बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं एग्ज़ाम्स की, अलग अलग एग्ज़ाम्स की, उसके लिए हमने एक स्टार्टअप बनाया था। उसका नाम ग्रेडअप था, शायद कुछ लोग जानते भी हों। और हम बैंकिंग, एसएससी, आईएएस, गेट, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ामों की तैयारी कराते थे। 2021 में हमने बायजूस को इसको बेच दिया था। और फिर उसके बाद रफली 2 साल वहाँ पे काम किया, और 2023 जनवरी फरवरी में मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था। उसके बाद हमने फिर एक और स्टार्टअप करने का कोशिश किया, बट जो चला नहीं। लगभग 6-7 महीने कोशिश किया, तो फिर उसके बाद फिर मैंने 2024 के स्टार्ट में ट्रेडिंग फुल टाइम स्टार्ट किया। उन्होंने आपसे परचेज किया था बायजूस ने? तो काफ़ी सारा शेयर स्वैप था, मतलब पैसे तो बहुत कम थे, काफ़ी सारे शेयर्स मिले थे जो कि अब ज़ीरो हो गए हैं बायजूस के, क्योंकि बायजूस खुद ही ठप हो गए। तो मतलब मैं तो बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस उस फॉर्म में था जब बायजूस ने ख़रीदे और अपने शेयर्स दिए, जिसकी वैल्यू अब ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई। तो अभी आप बताइए, जैसे आपने निफ्टी में सबसे पहला ट्रेड कब किया था, और जो पहला ट्रेड था वो कैसा था आपका? पहला ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था? मैं लगभग 2.5 साल से, 2.5 पौने 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ अब, लेकिन मैं फुल टाइम 1.5 साल पहले ही इसके अंदर आया हूँ। और पहले तो ऑब्वियसली देखने के लिए कि क्या होता है, कैसे होता है, आप काफ़ी कम रखते हो अपना कैपिटल जो कि इस्तेमाल कर रहे हो, वैसे ही मैंने भी किया था। और आई थिंक पहले 2-3 महीने तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट हुआ था। उसको जनरली बिगनर्स लक भी बोल सकते हैं, और मेरे को कुछ ज़्यादा हवा भी नहीं थी कि क्या चल रहा है, बस मैं तो तुक्का लग गया एक और हो गया। लेकिन फिर उसके बाद अगली बारी मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ, उसके जस्ट बाद मेरे को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, जहाँ पे मैंने फिर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, करी, अपने बहुत सारे एल्गोरिथम्स और वो सब बनाए जो कि मेरे को उस नुकसान से आगे बचाएं। पहला ट्रेड मैं अगर बोलूँगा कि पहले 2-3 महीने बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल था, और फिर उसके बाद रफली आधा साल 6-7 महीना काफ़ी नुकसान हुआ, और फिर उसके बाद फिर मैं एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन पाया बिकॉज ऑफ द लर्निंग और जो चीज़ें मैंने सीखी। आप ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं या ऑप्शन बाइंग पे करते हैं? मैं मोस्टली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। मेरी सारी स्ट्रैटेजीज़ क्रेडिट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, तो सब में मेरे को प्रीमियम मिलता है। मैं बाइंग नहीं करता, मैं डेबिट स्ट्रैटेजी नहीं इम्प्लीमेंट। ऑप्शन बाइंग के लिए लोग कहते हैं कि 5,000 10,000 में भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग के लिए नॉर्मली कितना कैपिटल एक ट्रेडर को होना चाहिए? आई थिंक वो सब डिपेंड करता है कि कितना है। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास 30-40 लाख रुपए से कम है, 50 लाख रुपए से कम है, आई डोंट थिंक आपको ट्रेडिंग करनी भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी शायद आपका पैसा ले जाएगा। आप जल्दी से ग्रो करना चाहेंगे और आपका पैसा मार्केट ले जाएगा।
तो आपके अकॉर्डिंग मीन्स 30 से 40 लाख रुपए अगर हैं तो वो ट्रेडिंग में आना चाहिए, नहीं तो उसको नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, और सेलिंग में तो बहुत ही, क्योंकि वो इतना धीरे ग्रो करेगा कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो मान लेते हैं अगर आप 25% भी कमाते हैं तो 8-9 लाख रुपए अगर आप 30 लाख रुपए में बनाएंगे, उससे कम आपका घर पूरे साल भर में कैसे चलेगा? ट्रेडिंग के लिए जैसे आप कैसे अपने मतलब कितना प्रॉफिट आप महीने में निकालते हैं, एक साल में आप महीने में कितना रिटर्न जनरेट करते हैं? एब्सोल्यूट नंबर तो शायद नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं रफली 25 से 30-31% रफली मैं निकालता हूँ साल भर में, 30 से 35% टाइप। बट ये सिर्फ ट्रेडिंग का है ऑब्वियसली, क्योंकि जो मार्जिन लिया होता है उसके अंदर आपने बॉन्ड्स खरीदे होते हैं, वो 5-6% देते हैं आपको, या स्टॉक्स खरीदे होते हैं वो भी आपको 10-12% देते हैं, तो नेट 40-1% बन जाता होगा। बट ये प्री टैक्स है, मतलब इसके ऊपर आप टैक्स देने जाओगे तो वो 32% टैक्स चला जाता है, तो आपका पोस्ट टैक्स रफली 26-28 बनता है। आप एक ट्रेड में अपने कितनी कैपिटल का कितना परसेंटेज एसएल लगाते हैं, कितना ट्रेड आप रिस्क कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर आपने 10 लाख का कोई ट्रेड लिया है तो उसमें कितना आपका एसएल होता है, कितना बड़ा टारगेट होता है, रिस्क टू रिवार्ड कितना होता है एक ट्रेड में? नहीं, तो मेरा थोड़ा आई थिंक ट्रेड करने का स्टाइल थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा क्या काफ़ी फ़र्क है आई थिंक। और मैं ऐसे ट्रेड पे या वैसे वो नहीं लेता हूँ कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ या इतनी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं ट्रेड को एडजस्ट करता चलता हूँ, और जब वो एडजस्टमेंट सेटअप से बाहर चला जाता है तब मैं उसको लॉस में क्लोज़ करता हूँ। और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो मैंने देखा है अपने सेटअप के अंदर, आई थिंक 6-7% का ड्रॉ डाउन मैंने मैक्सिमम देखा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से क्या आप ट्रेडिंग लेते हैं, या कौन से लॉजिक से आप जो ट्रेड लेते हैं निफ्टी में कौन से लॉजिक पे लेते हैं? इंडिकेटर हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, मूविंग एवरेज हैं? तो आई थिंक सब कुछ ही, सारा ही कॉम्बिनेशन होता है चीज़ों का। और जैसे अगर आप देखना चाहेंगे, मैं मीन रिवर्जन और बेसिकली स्ट्रैडल बेच के काम करता हूँ, तो मेरे हिसाब से मार्केट ना ऊपर जाना चाहिए ना नीचे जाना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन डायरेक्शनल जिसको बोलते हैं आजकल लोग उस सेटअप के अंदर काम करता हूँ। और जैसे ही मार्केट मूव करता है तो फिर मैं अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करता चलता हूँ, और जब वो एडजस्ट होते हैं तो फिर वो अपने आप जो पोजीशन बनती है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कहाँ मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, तो पोजीशन बनती चली जाती है, और प्रॉफिट और लॉस उसके हिसाब से डिफाइन होता है। आपका आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है, और आपका आज तक का सबसे बड़ा लॉस कब हुआ था? तो आई थिंक मैं, क्योंकि मैं बायर नहीं हूँ, सेलर हूँ, मेरे लिए प्रॉफिट कंसिस्टेंटली आते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक दिन 3 दिन में से 4 दिन में से एक दिन प्रॉफिट आता है बाकी दिन लॉस आते हैं, ऐसे नहीं होता है मेरे साथ। और जिस दिन प्रॉफिट आता है उस दिन 3x 4x हो जाती है कैपिटल। मेरे साथ वैसा नहीं है, मेरे साथ टिपिकली कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आते हैं। तो रोज़ का रोज़ या हर दूसरे दिन टिपिकली प्रॉफिट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर लाइव P&L देखोगे इस टाइम पे, मेरे पिछले आई थिंक 32 या 33 दिन में एक भी लॉस नहीं है ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। हाँ, 32-33 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर एक भी लॉस नहीं है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि लगातार 32-33 दिन तक लगातार बिना एक भी लॉस किए। और ये ऑप्शन सेलर की खासियत है कि उसका विन रेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ऑब्वियसली परसेंटेज बहुत कम होता है। वो तो जिसको भी बाइंग और सेलिंग समझ में आती है उसको समझ में आता है कि बायर के लिए अगर 30% टाइम भी वो सही है तो वो पैसे बनाता है। सेलर को कम से कम 60-65-70% सही होना पड़ता है अपने पैसे बनाने के लिए, क्योंकि जब वो नुकसान करता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो मेरा सबसे नुकसान तो मेरे को बहुत हुआ है, वो भी इसीलिए क्योंकि मैं सोचता था कि जो मैंने सोचा है वो सही होगा, बट आई थिंक वो गलत हो गया, और मैं उसी पे स्टिक रहा और काफ़ी लंबे टाइम तक स्टिक रहा। जो मेरी एक लर्निंग थी, उसके बाद मैंने एक और एल्गोरिथम लिखा जिसके बारे में मैंने अपने सबस्टैक पे भी डाला है, जो कि सर्वाइवर एल्गोरिथम है, जो मेरे को उस ट्रेंडिंग मूव से बचाता है। मैंने जैसे बताया आपको कि मैं मीन रिवर्जन नॉन डायरेक्शनल टाइप का आदमी हूँ। अगर एक ट्रेंड पे मार्केट भागता जाता है तो उस टाइम पे मेरे को बहुत नुकसान होता है। उससे बचने के लिए फिर मैंने एक एल्गोरिथम बनाया है कि भाई अगर मार्केट भाग रहा है तो मेरी ट्रेड्स इस तरीके से सेटअप हों कि मेरे को नुकसान ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो, और मैं बच पाऊँ, निकल पाऊँ उस सेटअप से। मोटा मोटा पॉइंट आप बता दीजिए, इससे सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या था वो आप बता दीजिए। महीने में बताऊँ, दिन में बताऊँ? एक दिन का आपने सबसे बड़ा क्या किया था? आई थिंक 10-12 लाख रुपये होगा। 10-12 लाख रुपए। इसमें कितनी कैपिटल आपने यूज की होगी? एम्प्लॉयड कैपिटल होगी कुछ 5-7 करोड़ रुपये।
5 करोड़। 5 to 7 करोड़। स्टार्टिंग में ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या जैसे आप यूट्यूब वीडियोस भी फॉलो करते थे या कोई बुक वगैरह आपने पढ़ा हो, कैसे आप इतने प्रॉफिटेबल हुए? ज़ीरो द वैर सिटी के ऑप्शन मॉड्यूल्स को पूरे बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा किया। आई थिंक मैंने 200-250 घंटे लगाए हैं ज़ीरो द वैर सिटी के मॉड्यूल को पढ़ने के लिए। मैं किसी भी नए ट्रेडर को ये बोलना चाहूँगा कि आप पढ़ो ज़ीरो द वैर सिटी, अगर वो समझ में आता है, अगर आप उसका 50-60-70% समझ पाते हो तभी आप ट्रेड करो, वरना ट्रेडिंग शायद आपके लिए नहीं है करने के लिए। अगर वो नहीं समझ में आता है, उसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कि मैथ्स ड्रिवन होती हैं, जो कि समझना करना बहुत ज़रूरी है। तुक्का नहीं है। अगर आपको कंसिस्टेंटली पैसा कमाना है तो ये तुक्का नहीं है, ये एक मैथ्स है जिसको आपको समझना पड़ेगा कंसिस्टेंटली पैसा बनाने के लिए। ट्रेडिंग में जैसे आप इंटरडे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, आप मेनली इंटरडे करते हैं या स्विंग भी करते हैं साथ में? मैं पोजिशनल करता हूँ, मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ। मेरा वीकली एक्सपायरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं वेडनेसडे को टिपिकली, मैं सिर्फ निफ्टी ट्रेड करता हूँ तो वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होता है, और मैं वेडनेसडे को मोस्टली अपनी पोजीशन क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि गामा इफेक्ट को मैं किक इन नहीं करने देना चाहता हूँ थर्सडे को। इसीलिए मेरे पास आगे के 3 हफ्ते के, फिर 3 महीने के, फिर 6 महीने के ऑप्शंस के अंदर मेरे ट्रेड होते हैं जनरली, और वीकली सेटअप के अंदर मैं वेडनेसडे तक ट्रेड करता हूँ और थर्सडे को नहीं करता हूँ। मतलब थर्सडे को मैं अगले हफ्ते की कर सकता हूँ, उस एक्सपायरी के लिए नहीं करता हूँ। आरबीआई पॉलिसी जब रहती है तो क्या उस दिन कैसे मार्केट चलता है कि आरबीआई पॉलिसी जिस दिन रहती है उस दिन बैंक निफ्टी 400 से 500 पॉइंट नीचे ऊपर ये 1 मिनट में हो जाता है, ऐसा क्या रीज़न रहता है आरबीआई पॉलिसी के दिन? वो तो बैंक के मार्जिन्स और प्रॉफिट्स के ऊपर है। फॉर एग्जांपल वो तो सिंपल बैंक की साइकोलॉजी है। आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम करता है, बैंक को अपने इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ते हैं, और वो अपने जो देता है उनको भी कम करता है, जिस पे लोन देता है उनको भी कम करता है, जिसकी वजह से उसके मार्जिन्स कम होते हैं। तो अगर आप देखोगे इंटरेस्ट रेट कम होना बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए जनरली अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आपका मार्जिन है वो परसेंटेज ऑफ डिफरेंस जो आप पा रहे हो वो कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके मार्जिन्स बैंक के घटते चले जाएंगे। तो जब आरबीआई रेट कम करता है तो वो बैंक के लिए टिपिकली नुकसानदायक होता है, अनटिल अनलेस उसके पास मतलब अदर रीजंस है कि उसके पास पुराने लंबे लोन हैं जिनको वो रीसेट नहीं करेगा, जो उसके लिए फ़ायदेमंद है। मैकटी, आरएसआई, बोलिंजर बैंड, ये काफ़ी सारे इंडिकेटर हैं मार्केट में, तो आप क्या इन सारे इंडिकेटर को प्रेफर करते हैं? इनमें से कुछ इंडिकेटर क्या आप नाम बताना चाहेंगे जो आप खुद के लिए यूज करते हैं? नहीं, मैं कोई भी इंडिकेटर, मैं बहुत कम इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ। मेरे को चार्ट्स असल में समझ में भी नहीं आता है बहुत ज़्यादा। तो मैं बोलता हूँ, मैं अपने आप को एक रिएक्टिव ट्रेडर बोलता हूँ। जब मार्केट मूव कर जाता है तब मैं अपने मूव लेता हूँ, रादर देन कि मैं बोलूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, फिर मैं उसके हिसाब से काम करूँ। तो मार्केट जब चला जाता है मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ, रादर देन मैं सोचता हूँ कि मार्केट ऐसा करेगा और फिर ऐसा करता है तो उसमें पहले से ट्रेड ले लेता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। निफ्टी से मान लीजिए किसी को 1000 रुपये डेली का कमाना है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटजी उसकी होनी चाहिए? कितनी कैपिटल उसे होनी चाहिए? मेरे लिए ये बता पाना आई थिंक काफ़ी मुश्किल रहेगा, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने बहुत हाई कैपिटल से स्टार्ट किया था। तो 1000 रुपये तो मैं नहीं, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 30-35 लाख रुपए आपके पास टिपिकली होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, और आप 25 से 30% टाइप आप सोच सकते हैं कि आप कमा सकते हैं, विच इज़ रफली आप 8-10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया साल का आप उससे बना सकते हैं आसानी से, विच कम्स आउट टू बी रफली 2-2.5 हज़ार रुपया, 3,000 रुपया ऑफ अ ट्रेडिंग सेशन, या 3-3.5 हज़ार रुपया ऑफ अ ट्रेडिंग सेशन, अगर आपके पास 30-1 लाख रुपये का कैपिटल है। तो 0.1% ऑफ योर कैपिटल यू कैन टिपिकली अर्न डेली। आपकी स्टार्टिंग कैपिटल कितनी थी? मैंने 8 करोड़ से स्टार्ट किया था। अच्छा, 8 करोड़ से आपने स्टार्ट किया था। अभी कितने तक आपने ग्रोथ किया है अपनी कैपिटल को? मैं उसमें से निकालता रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसको कंपाउंड करने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो मैं अभी रफली 10-11 पे हूँ। मैंने बहुत सारे पैसे निकाले नहीं हैं इसमें से, बट हाँ मतलब मेरे घर चलने का, और मैंने अभी एक घर भी लिया था, ख़रीदा था, उसके पैसे और वो सब कुछ मेरे को उसी सब कुछ मिला लूँ, लॉस और वो सब कुछ मिला लूँ, निकाल दूँ तो रफली वो 12 टाइप हो गया होगा, मतलब ऐसे 40-1% निकाल दिया होगा, 12 तो नहीं, 11.5, 11-11.5 टाइप हो गया। अच्छा, आप उसमें से विड्रॉ करते रहते हैं?
अभी आप मतलब आपका क्या गोल है आगे का, जैसे आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, आप कैपिटल कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है कैपिटल की? कई सारे प्रो फर्म है जो 100 करोड़ भी ऑफर करते हैं, ट्रेडर को हायर करते हैं, तो आपका क्या गोल है कैपिटल बढ़ाने के लिए? मेरा मैंने वो अभी सोचा नहीं है, क्योंकि मेरे पास जितना कैपिटल है वो शायद मेरे घर को चलाने के लिए या चीज़ों को करने के लिए इनफ है, बट स्टिल मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मेरा इवेंचुअल गोल क्या है अभी पूरा फाइनल नहीं किया, बट मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं कोई बड़ा फंड खोल सकता हूँ, हेज फंड खोल सकता हूँ, जिसमें मैं थोड़े और ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड करके अच्छे पैसे बना सकता हूँ। पूरा आंसर तो नहीं है मेरे पास इसका, क्योंकि मैंने शायद सोचा नहीं है, बट हाँ मतलब अभी तो गोल ये है कि थोड़ा 1-2 साल में और थोड़ा अच्छा पैसा बना के और कंफर्टेबल हो जाऊँ और लाइफ में। काफ़ी सारे लोग आपके पास आते होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या रिलेटिव्स हैं, वो भी आपको देखते हैं, अगर एज आप इतने बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं तो आपसे भी वो लोग चाहते होंगे कि हम आपको फ़ंड देते हैं, आप हमें रिटर्न दीजिए या आप हमें एडवाइस दीजिए, तो ऐसा कुछ होता है आपके साथ? नहीं, मेरे घर पे किसी को पता नहीं है कि मैं कितने पैसे बनाता हूँ, तो वो उनसे सब, नहीं वो सब छुपा हुआ है। जो उनको ये पता है कि मैं ट्रेड करता हूँ, बट उससे मैं पैसा कितना बनाता हूँ उनको नहीं पता। वो इन्वेस्ट करते हैं, बट वो ऐसे ट्रेडिंग नहीं करते। वो तो उन्होंने शेयर लेके डाल दिया जो कि 10 साल तक पड़ा हुआ है, और वो अपना 12% 15% कंपाउंडिंग पॉजिटिव सेटअप दे रहा है। वो करते हैं। ट्रेडिंग कोई नहीं करता, मतलब ऑप्शंस में और इन सब में कोई ट्रेडिंग नहीं करता। बस मेरे बड़े भाई हैं जो करते हैं, जिनसे मैंने सीखा और किया है, जिनकी वजह से मैंने स्टार्ट भी किया था। तो हाँ, बट आई थिंक सिर्फ उन्हीं को पता होगा, बाकी और किसी को घर में पता भी नहीं है कि मैं कितने पैसे बनाता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं बेसिकली निफ्टी में? मैं डेल्टा न्यूट्रल करने की कोशिश करता हूँ ऑन अ कैलेंडर स्प्रेड। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं बहुत सारे आर्टिकल्स लिखता हूँ, इसीलिए जो कि आपके यूज़र्स को अच्छे रहेंगे। अगर आप मेरे सबस्टैक का या मेरे ट्विटर का लिंक डाल देंगे अपने उसके अंदर, जहाँ पे जाके लोग बाग देख सकते हैं। ट्विटर पे जाके आप राही भूषण सर्च कर लीजिए, आपको प्रोफाइल मिल जाएगा। उसके अंदर मैं अपनी सारी लर्निंग्स डालता हूँ। मैं इसमें भी बिलीव नहीं रखता कि जो मेरे को आता है वो मैं अपने पास रखूँ। मैं उसको बहुत डिटेल्ड फॉर्म में लिख के लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने जो कोड लिखे हैं वो मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि वो उसको देख सकें, उसको समझ सकें, और अगर उनको इस्तेमाल करना है तो वो इस्तेमाल कर सकें। मैं स्टॉक्स में खुद ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। मेरे पेरेंट्स और ऑब्वियसली मेरे ग्रैंडफादर करते थे, और मैंने बताया भी कि काफ़ी वेल्थ उससे बनाई है, बट मैं खुद पर्सनली नहीं करता हूँ। मैं इतने लंबे टाइम तक इंतज़ार भी नहीं कर पाता हूँ। मैंने किए थे इन्वेस्ट, फॉर एग्जांपल मैंने आई थिंक जब टाटा मोटर्स 90 रुपये था या 80 रुपये था, मैंने तब इन्वेस्ट किया था, बट वो शायद 200 आया, मैं निकल गया। मतलब उसके बाद वो 1000 तक गया, और फिर मैंने ऐसे महिंद्रा में इन्वेस्ट किया था जब 1500 रुपये में था, आज से आई थिंक 2-2.5 साल पहले ही। लेकिन जैसे ही वो 2000 2,500 आया, मैं निकल गया। 2000 पे आया या 2,200 पे आया, मैं निकल गया। तो मेरे से मतलब वो मेरे में प्रॉब्लम है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए, मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा था शेयर्स, बट मैं लॉन्ग टर्म के लिए वेट नहीं कर पा रहा था। अब मेरे लिए ज़रूर, मैंने एक ज़ोमैटो किया था। हाँ, ज़ोमैटो में मैंने बहुत अच्छा पैसा बनाया। आई थिंक जब 50-60 रुपये था मैंने तब ख़रीदा था, और अब मैं अभी तक बेच रहा हूँ उसको। तो वो वाला पार्ट में अभी मल्टी बैगर और वो सब बहुत अच्छा लगता है मेरे को कुछ बिजनेसेस समझ में आते हैं, क्योंकि मेरे स्टार्टअप एक डिजिटल टेक बिज़नेस था। मेरे को टेक बिज़नेस समझ में आते हैं, उनकी बैलेंस शीट्स वगैरह मेरे को बहुत डिटेल में समझ में आती हैं, तो वो तो मैं समझ पाता हूँ। बट अभी मैंने स्टॉक वाला, मेरे को भी ये भी लगता है कि मार्केट थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, थोड़ा और नीचे आएगा, उसके बाद मैं फिर अपनी एक पोर्टफोलियो, बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता हूँ, जो कि मेरे को एक अच्छा 12-15% का कैगर दे पाए अगले 5 साल के लिए। मैंने ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, तो ज़ोमैटो को तो मैंने बहुत डिटेल में स्टडी किया था, उसके ऊपर मैंने एक पोस्ट भी लिखा था, आई थिंक मई 2022 का है या 23 का है, तब वो 50 रुपये चल रहा था। कि मैंने पूरा उसका डिटेल एनालिसिस करके कि क्यों ज़ोमैटो 10x जाएगा। तो मैं तो उससे मैं बोल रहा था कि 500 रुपये तक जा सकता है अगले 5 साल में। आई थिंक अभी 2-2.5 साल हुआ है और वो 300 रुपये पे है। आई एम अज्यूमिंग कि शायद 500 चला गया। टाटा मोटर्स आई वॉज वेरी बुलिश बिकॉज ऑफ ईवी, कि भाई ईवी में तो ये बहुत अच्छा करेगा, और मैंने ट्रेंड पहले पकड़ लिया, बट मैं जल्दी एग्जिट भी कर गया, उसका फुल पोटेंशियल लिए बिना। तो वो ट्रेंड कैचिंग था कि आगे जाके ये वाला मार्केट अच्छा करेगा, और उसमें कौन लीडर्स हैं उनके ऊपर पैसा लगाओ आप, और वो आपको अच्छा रिटर्न देगा।
जैसे अभी तो आपने बताया कि आपके 35 दिन से काफ़ी आप लगातार प्रॉफिटेबल हैं। आपका ऐसा भी कुछ मंथ्स होंगे या कुछ डे होंगे जिसमें आपका लगातार लॉस होता होगा, तो आप लॉसेस को कैसे रिकवर करते हैं? जैसे काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं मार्केट में, क्योंकि रिटेलर्स को अगर हम देखेंगे तो वो इसीलिए लॉस में, क्योंकि इनका एक लॉस होता है फिर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ा लॉस हुआ था। मैंने 2 महीने तक, 1.5 महीने तक ट्रेड नहीं किया था, और फिर मैंने उस टाइम पे वो एल्गोरिदम्स बनाए थे जिन्होंने मेरे को बचाया है अब आके लॉसेस से। तो अ, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको समझना पड़ेगा कि क्यों आप लॉस में हैं, और उस रीज़न को हटाना पड़ेगा, जिससे कि आप आगे उस ट्रैप में ना फंसे जिस ट्रैप में आप इस बारी फंसे। अगर आप ऐसे लर्न करते जाएंगे और सारे ट्रैप्स को हटाते जाएंगे, आई थिंक आप बहुत ही सक्सेसफुल और अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। बट उसके लिए मैथ्स और एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी है। तुक्का या इंडिकेटर ये सब बहुत ही छोटे पार्ट हैं, और कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जो बोलते हैं कि चार्ट हमारे को समझ में आता है, बट वो गलत होते हैं। मतलब वो बहुत टाइम गलत भी होते हैं। वो तो सही टाइम पे एंट्री और एग्ज़िट और उसको टाइम कर पाना कि भाई अपने लॉसेस को काट सको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो आपका पूरा कैपिटल खा जाएंगे। मेरे पास मेरा पीएनएल ओपन है सेंसिबल पे, जो कि वेरीफाइड पीएनएल है, और आप उसका लिंक डाल सकते हैं। मैं स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, और थोड़ा वॉल्यूम कम रखते हैं या थोड़ा कैपिटल डिप्लॉयड कम रखते हैं जब भी रिस्क लगता है, चाहे वो रिज़ल्ट सीज़न हो या और कोई रीज़न हो। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जब भी इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था, मैं बहुत कम कैपिटल मेरा डिप्लॉयड था, जिसकी वजह से मैं बच भी गया था। जो एकदम से फॉल आया था फिर, और एकदम से इतना शूट अप किया था। वो बहुत ख़राब टाइम होता है एक ट्रेडर के लिए, जो कि आपको दोनों तरफ लॉस देके चला जाएगा। मैं बंद कर देता हूँ मोस्टली ट्रेड्स अपने। मैं नहीं, मतलब इलेक्शन के रिज़ल्ट के 1-2 दिन पहले, मैं आने से पहले, या इवन जब एग्ज़िट पोल आ रहा होता है उससे पहले, मैं अपने ट्रेड्स ख़त्म कर देता हूँ।